नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मिर्च के A to Z खेती वाली यह सीरीज का चौथा भाग है और बाकी के 3 भाग अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख के आएगा, फिर बाद में आपको ये जानकारी अच्छी और समझने में भी आसान जाएगी। हमने वैरायटी वगैरह जो भी बातें होती है वो पहले वाले सीरीज के पार्ट में बता दिए हैं, तो वो पार्ट जरूर देखिएगा। आज के इस सीरीज के अंदर हम क्या बताने वाले हैं कि आपको मिर्च के फसल के अंदर सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, और साथ ही साथ अगर आप नर्सरी से पौधे मंगवा रहे हो या फिर कोकोपीट में नर्सरी बनवा रहे हो तो वो घर के अंदर बनवा रहे होंगे तो आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इसके बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो पहले हम जान लेते हैं कि यार सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो मिर्च की खेती के अंदर आपको जब बीज अगर घर पे ही अगर आप करने वाले होंगे नर्सरी, तो नर्सरी के लिए जो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ लगती है वो कौन से प्रकार की इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में एक डिटेल में बताने से पहले आपको एक पहले जानकारी दुकानदार से या कंपनी वालों से निकाल लेनी है कि आप जिस भी कंपनी का सीड खरीद रहे हो, पहले तो कंपनी वालों से ही पूछ लो बॉस कि जिस भी कंपनी से आप सीड खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको लाल रंग का या फिर किसी भी रंग का कुछ तो पहले से ही ट्रीटमेंट किया हुआ आता है। तो वो सीड ट्रीटमेंट जो दवाई इस्तेमाल किया है तो उस दवाई का नाम आप पहले तो कंपनी वालों से जान लीजिए या फिर दुकानदार से भी जान सकते हैं। इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको केमिकल वाला सीड ट्रीटमेंट करना है या फिर ऑर्गेनिक वाला सीड ट्रीटमेंट करना है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, इसको अच्छी तरीके से समझ लो क्योंकि यह बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट करता है पूरी फसल के अंदर। अभी देखो केमिकल वाला सीड ट्रीटमेंट और ऑर्गेनिक वाला सीड ट्रीटमेंट, इसमें फर्क क्या है। तो केमिकल वाला जो भी सीड ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि कम कालावधि के लिए कार्य करेगा, और ऑर्गेनिक वाला जो भी सीड ट्रीटमेंट होगा वो बहुत ही लंबे समय के लिए काम करेगा, यहाँ तक हार्वेस्टिंग तक भी काम कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंस इसका रहता है। और मेरी पसंद माने तो मैं ऑर्गेनिक को ज्यादा पसंद करता हूँ सीड ट्रीटमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ कि मिर्च के अंदर क्या होता है, डंपिंग होता है, विल्ट होता है। तो ये डंपिंग और विल्ट के लिए हम क्या करते हैं, बीजों को एक उपचार करते हैं। एक कोई भी फंजीसाइड हो गया, बाविस्टीन, एलियट जैसा कुछ, जेलोरा हो गया, तो इस दवाइयों से हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सीड ट्रीटमेंट जो करते हो आप, अगर ये जो विल्ट हो गया, डायबैक हो गया, आपके नर्सरी के अंदर दिक्कत आती होगी तो अगर ये केमिकल का इस्तेमाल करोगे तो ये बातें होगी। पहले क्या होता था, आप खेत के अंदर ही वो खेत बनाकर, खेत को अच्छे से जोत कर आप वहां पे बीजों को डालते थे, तो जो जमीन में जो फंगस वगैरह होता था उसका बहुत ज्यादा अटैक होता था, तो आपको केमिकल ट्रीटमेंट का बहुत जरूरी था। लेकिन यार आजकल तो नर्सरी का तरीका ही बदल गया है। आजकल के नर्सरी के अंदर आप ट्रे का इस्तेमाल करते हो, तो वो ट्रे के अंदर कौन से वाले फंगस का अटैक हो सकता है, कोई भी नहीं। तो आप जो भी ट्रे इस्तेमाल करने वाले होंगे अपने नर्सरी के लिए, उसके अंदर तो कोकोपीट ही डालने वाले, और कोकोपीट के अंदर कहाँ से आपका इंफेक्शन हो सकता है बताइए, कुछ भी नहीं होता है। तो वहां पे वापसा कंडीशन वगैरह सब मैनेज अच्छे से हो जाता है। तो मुझे यह लगता है कि मिर्च के खेती के अंदर सीड ट्रीटमेंट के लिए आपको केमिकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑर्गेनिक के अंदर हम कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे जो फेवरेट लगता है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा यानी कि आप रैली गोल्ड के नाम से भी आता है या फिर कोई और अन्य कंपनियों का अलग अलग नाम से भी आता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर आप माइकोराइजा का सीड ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, जब आप बीज डालोगे तो ये जड़ों के ऊपर क्या होगा, ये जड़ों के ऊपर क्या होगा, ये जो आपके माइक्रोराइजा है वो बढ़ जाएगा, और माइक्रोराइजा बढ़ने के साथ साथ वो आपके रूट जोन को भी अच्छी तरीके से डेवलप करता है। और जब आप प्लांटेशन करोगे तो इस ट्रे में से ये जो कप है ये निकाल कर जब आप प्लांटेशन भी करोगे तो इस कप के साथ साथ वो माइक्रोराइजा आपके जमीन में भी जाएगा। तो ये जमीन में जाने के बाद ये यहाँ पे चारों ओर फैलने की भी कोशिश करेगा। और ऑर्गेनिक का यही एक खूबी है कि एक बार ये डेवलप हो गया तो इसे कोई रोक नहीं सकता है ज्यादातर आपके बिना, क्योंकि आप केमिकल का भी एक गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक को भी हानि पहुंचती। तो एक बार ये जमीन में चारों ओर अच्छी तरीके से फैल गया
तो आपको ये माइकोराइजा हो गया, ये एंड तक अच्छी तरीके से मदद करता रहेगा रूट जोन डेवलप करने के लिए। और आपको पता है कि रूट जोन डेवलप होता रहा तो आपके जो पौधे का विकास है बहुत ही शानदार होता है और उसको अलग से खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो अच्छी बात है। आपके पास अगर 1 आध एकड़ का खेत होगा, 1 एकड़ से ऊपर भी होगा, तो 1 आध साल के लिए प्रयोग जरूर करके देखना। एक बाजू में आपको केमिकल से सीड ट्रीटमेंट करना है और दूसरे बाजू में आपको ऑर्गेनिक से सीड ट्रीटमेंट करना है। जो उपज ज्यादा मिलेगी ना बॉस आपको, ये मैंने खुद करके देखा है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देके बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा का किया था मैंने। हालांकि मैं कहता हूँ मेरी तरीके से मानो यार, ट्राइकोडर्मा से भी बढ़कर आपको माइकोराइजा के रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हो तो। मैंने ट्राइकोडर्मा का किया था, मुझे ट्राइकोडर्मा का बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला था, यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया था। तो इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है सीड ट्रीटमेंट के अंदर। तो सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, तो हमें जो भी बीज होते हैं उनको डिसीज से बचाने के लिए। तो डिसीज से बचाना है, अगर आपके जमीन में आपके नर्सरी के अंदर सचमुच का विल्ट डायबैक जैसा दिक्कत आता है तो वहां पे केमिकल ही आपके लिए सही रहता है, वहां पे आप ऑर्गेनिक की तरफ मत भागिए अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो, वरना आपका ऑर्गेनिक ही बेटर है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीड ट्रीटमेंट का तो यहाँ पे जान लिया। अभी हम जानेंगे कि नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर आपको जो भी एक स्प्रेइंग मैनेजमेंट है वो कैसे रखना है। तो किसान भाइयों, अभी मिर्च की खेती के अंदर नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। फाइटोटॉनिक यानी कि टॉनिक जैसा भी कुछ नहीं डालना है, वो ग्रोथ को रुकने वाला भी कुछ नहीं डालना है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। टॉनिक जैसे फाइटोटॉनिक दवाइयां भी होती है उनका भी ज्यादातर इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो ग्रोथ सप्रेस करने वाला है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला भी जो दवाइयां होती है जो से आपका जैसे कि लियोसिन हो गया या फिर आपका टिल्ट हो गया, इस तरीके से वेस्पा हो गया, तो ऐसी दवाइयों का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और आप कहोगे कि यार टॉनिक भी नहीं डालना, ग्रोथ रुकवाने वाली दवा भी नहीं डालनी है और बढ़ाने वाली दवा नहीं डालनी है, तो यार डालना क्या है ये भी बताओ। तो आप बात को सुनिएगा, मिर्च के नर्सरी के अंदर हमें ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो लंबा लंबा वाला मिर्च का पौधा होता है जो ज्यादा लंबा लंबा हो जाता है तो वहां पे नाजुकपन भी ज्यादा आ जाता है। तो नाजुकपन ना आए इसलिए आपको क्या करना है कि उसको मजबूत बनाने के लिए उसका हाइट कम से कम जितना नेचुरली रह सके उतना रखना है। ज्यादा लंबा लंबा होके भी वो कुछ मदद नहीं करता है, क्योंकि यही पौधा जब हम बेड में लगाने जाएंगे तो वो लंबा लंबा इंटरनोड फेंक के आपका नुकसान कर देगा। तो इसलिए हमें शॉर्ट इंटरनोड बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रखना है। इसका मोटाई बढ़ेगा तो चलेगा, इसका मोटाई बढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन लंबाई ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो इसके लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आप 1261 का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर 1340 13 का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इसमें बैलेंसिंग दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ये पत्तियों को और भी मजबूत बनाना है तो आप इसके साथ सिलिकॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट देगा नर्सरी के अंदर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो। और रही बात, आपकी नर्सरी 2 प्रकार की हो सकती है। अभी हमने बता दिया कि मोटा लंबा कैसे करना है वो बता दिया, मजबूत कैसे बनाना है वो भी बता दिया। अभी हम डिसीज और इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर। तो नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि डिसीज मैनेजमेंट के 2 प्रकार यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपने पॉली हाउस के अंदर, शेडनेट हाउस के अंदर या फिर खुले में अगर नर्सरी बनाई है तो तीनों को अलग अलग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर आप नर्सरी डलवाते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्राइजोल ग्रुप के जो भी फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर खुले में जो भी आपकी नर्सरी मतलब खेत में या फिर शेडनेट हाउस में अगर आपकी नर्सरी है और मौसम साफ है, बिल्कुल बारिश नहीं है, तब भी आपको ट्राइजो ग्रुप का ही फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है। और अगर बारिश गिरती है तो आपको पॉली हाउस में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा लेट ब्लाइट का, लेकिन खुले में
या फिर आपके शेड नेट हाउस में लेड ब्लाइट आने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रिवेंटिव के तौर पर, अगर आपको लगता है कि यार कल बारिश आने वाली, 2 दिन बाद बारिश आने वाली, तो वहां पे आपको जैम्प्रो हो गया, एक्रोबैट हो गया, या फिर करजेट हो गया, या फिर एलियट नहीं डालना है, एलियट फाइटोटॉनिक हो जाएगा और भी पत्ती बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको जैम्प्रो करजेट जैसा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। और अगर यार आपसे भूल हो गई, आपने देखा नहीं और अचानक से बारिश हो गया, बारिश के बाद नर्सरी में अगर दवा डालने की जरूरत पड़ी, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है करजेट या फिर इक्वेशन प्रो। तो इस तरीके से आपको डिसीज मैनेजमेंट को अच्छे से समझना है। ट्राइजोल ग्रुप के फंजीसाइड यानी कि आपका स्कोर हो गया, कॉन्टाप हो गया, आपका फॉलिक्योर हो गया, इस तरीके से टिल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टिल्ट बहुत परेशान करेगा आपको। अगर आपकी जो नर्सरी के जो पौधे आप बेचोगे या फिर आपके खुद के खेत में अगर लगाओगे, अगर ज्यादा शॉक खा गया, अगर आपने वाटर स्ट्रेस के साथ टिल्ट का इस्तेमाल कर दिया, तो वो पौधा बढ़ नहीं पाएगा। तो वहां पे गलती हो जाती है, तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। टिल्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो वेस्पा का भी इस्तेमाल करते, वेस्पा के साथ साथ कुछ तो कल्टर भी डाल देते। कल्टर तो और भी दिक्कत वाला बात है, चमत्कार भी नहीं डालना है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लियोसिन का नॉर्मल झटका, वो भी डोज बहुत ज्यादा कम करके भी लगा सकते हो, लेकिन उसका भी जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही बता दिया कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आपके घर का नर्सरी बनता है तो वो अच्छी तरीके से बनेगा। हालांकि कमर्शियल तौर पे आपको फाइटोटॉनिक ही इस्तेमाल करना पड़ता है वो लोगों को बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम जानकारी लेने वाले कि खुद का नर्सरी हमें कैसे बनाना है, तो इसके बारे में यही जानकारी मेरे से बनती है। और साथ ही साथ कीट नियंत्रण के लिए आपको नर्सरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका अटैक हो सकता है, थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, और रेड माइट का भी अटैक हो सकता है। तो थ्रिप्स और रेड माइट के लिए मेरे हिसाब से अबासिन का बीच बीच में बढ़िया तरीके से इस्तेमाल अगर आप करोगे, अबासिन के साथ साथ प्रोफेक्स सुपर का भी इस्तेमाल करोगे, मतलब बीच बीच में अल्टरनेटिव के तौर पर, और इसके साथ आप डेलीगेट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे अल्टरनेटिव के तौर पर एक के बाद, इन तीनों दवाइयों से भी आप खेलते रहेंगे, तो आपके मिर्च के नर्सरी के अंदर कुछ भी कीटकों का अटैक नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे तभी पता चलता है आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई। ना आई तो यार हम टॉपिक ही बदल देते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो मिर्च की A to Z वाली जो जानकारी हम बता रहे हैं, वो आपको आपके खेती के अंदर के लिए बता रहे हैं। ये जो नर्सरी मैनेजमेंट का, ये कमर्शियल तौर पे नहीं है। कमर्शियल के लिए अलग चीज लगती है, पौधा ज्यादा बड़ा हुआ दिखना चाहिए तभी वो अच्छे से मार्केटिंग होता है, तो वो अलग चीज है मार्केटिंग वालों के लिए। ये किसान के हिसाब से एकदम बढ़िया वाला मैंने बताया है। तो इस तरीके से आज का यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, अन्य मतलब फैमिली की ज्यादा से ज्यादा मदद करना चाहते हो, पावर बढ़ाना चाहते हो, जोश बढ़ाना चाहते हो, तो यार शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।